गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने आपके नींबू के कैंकर रोग के आपके रोग चक्र के बारे में बात कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन प्रबंधन कि इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रबंधन आपको पता है 3 प्रकार के प्रबंधन पढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। शस्य प्रबंधन पढ़ते हैं, एक जैविक प्रबंधन पढ़ते हैं और रासायनिक प्रबंधन पढ़ते हैं। शस्य प्रबंधन में अपन किस प्रकार से फसल चक्र अपना के या गहरी जुताई करके कुछ इस प्रकार से इस रोग को कैसे होने से रोका जाए। दूसरे जैविक प्रबंधन अपन किस्मों के द्वारा किस प्रकार से रोका जा सकता है। और रासायनिक प्रबंधन अपन पढ़ते हैं रसायनों के द्वारा किस प्रकार से इसको रोका जाता है। तो प्रबंधन में सबसे पहला प्रबंधन है शस्य प्रबंधन। तो सबसे पहले शस्य प्रबंधन की बात करते हैं कि शस्य प्रबंधन क्या होता है। देखिए कि संक्रमित पौधों के भागों की कटाई छटाई कर बोर्डो मिश्रण 1% का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। भाई संक्रमित जो पौधा है, ठीक है, क्या करना चाहिए कि भाई संक्रमित जो पौधा है, ठीक है, संक्रमित पौधे को अपन को क्या करना चाहिए, उनकी जो शाखाएं हैं कटाई छटाई करके उसकी क्या करना चाहिए अपन को कि भाई कटाई छटाई करनी चाहिए और उनको निकाल के देना चाहिए। ठीक है, अपन को क्या करना चाहिए, कटाई छटाई करनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, संक्रमित पौधों के जो भागों की संक्रमित पौधों के भागों की कटाई व छटाई, मतलब काट लेना चाहिए और अलग कर देना चाहिए। कटाई व छटाई कर बोर्डो मिश्रण आपको मार्केट में मिल जाता है, इसका 1%, मतलब इनका अलग लगाता है। बोर्ड में 1% मतलब जो केमिकल है इसमें रासायनिक पदार्थ वो 1% है, बाकी 99% अदर प्रोडक्ट मात्रा में। ठीक है, मान लीजिए रोग संक्रमण ज़्यादा है तो आपको अधिक प्रतिशत का ले लेना चाहिए या कम प्रतिशत का भी चल जाए। इसका क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद देखिए अब दूसरा क्या है इसके अंदर कि दूसरा क्या तरीका है कि रोग रहित पौधों एवं स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। कि आप जो फसल बो रहे हो उस समय आपको रोग रहित पौधों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। रोग रहित पौधों का उपयोग व स्टॉक मतलब होता है आपके, ये आपके विधि होती है आपके ग्राफ्टिंग, उसमें काम आता है। एक होती है सियोन कलम, एक होता है स्टॉक, तना जो होता है नीचे वाला मोटा भाग उसे कहा जाता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक जो है वो क्या होना चाहिए, रोग रहित पौधे का स्टॉक का, रोग रहित पौधे का और एवं उसके स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए जो क्या संक्रमित नहीं हो। जैसे क्या हो कि भाई आपको पता है नींबू जो बोया जाता है उसके टुकड़े बोए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं, तो बीज से भी उग जाते हैं। तो जो टुकड़ा आप लगा रहे हो वो क्या होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, संक्रमित नहीं होना चाहिए। तो रोग रहित पौधे व स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। स्टॉक मैंने आपको बता दिया कि आप पढ़ेंगे आगे एग्रीकल्चर के अंदर कि जैसे अपन एक विधि होती है ग्राफ्टिंग, उसमें कलम रोपते हैं तो ऊपर वाले भाग को कलम कहा जाता है और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, आपके स्कंद कहा जाता है, जैसे स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये इस प्रकार जो आप स्टॉक ले रहे हो ये क्या होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, संक्रमित नहीं होना चाहिए। और तीसरा है गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा करके क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। तो रोगग्रस्त पत्तियों को क्या कर देना चाहिए, जो गिर चुकी है रोगग्रस्त पत्तियाँ, तो रोगग्रस्त पत्तियों को जला देना चाहिए जो नीचे गिरी हुई है, नीचे गिर चुकी है हवा की वजह से, किसी कारण वजह से, तो रोगग्रस्त पत्तियों को जला देना चाहिए ताकि इनकी वजह से और किसी में दूसरे स्वस्थ पौधे में क्या हो, संक्रमण नहीं फैले। और नर्सरी को ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। यदि आपकी नर्सरी लगी हुई है तो उनकी ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि संक्रमण कम हो। तो नर्सरी को ऊंचे स्थान पर, नर्सरी को ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। और ये हो गए आपके शस्य प्रबंधन। क्या है कि संक्रमित पौधे के भागों की आपको कटाई व छटाई कर देनी चाहिए, काट लेना चाहिए और उनको कट करके छांट के बाहर फेंक देना चाहिए। बोर्डो मिश्रण जो है उसका इसका 1% छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद रोग रहित पौधे या स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पत्तियों को जो आपके हवा के द्वारा किसी कारण से गिर गई है उसको जला देना चाहिए। और नर्सरी जो है आप उनको ऊंचे स्थानों पर लगानी चाहिए। अगला है आपके दूसरा जैविक प्रबंधन। कि भाई जैविक प्रबंधन क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो जैविक प्रबंधन में देखिए आप महत्वपूर्ण कि भाई अपन को वही रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जो इस रोग के प्रति, रोग नहीं हो सके इस किस्मों के द्वारा ये रोग
के प्रति जो रोधी किस्में होती है, रोगरोधी किस्मों को मतलब हो गया जो इस बीमारी से, इस जीवाणु संक्रमण से संक्रमित नहीं हो, ऐसी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी किस्म कौन सी है? तो एक तो है कागजी नींबू। ये कागजी नींबू क्या है? किस्म है, ठीक है तो नींबू लेकिन किस्म अलग अलग प्रकार की, जो अलग अलग वैज्ञानिक मतलब अपने अकॉर्डिंग नाम दे देते हैं। फिर SN2, फिर है शंकर 2, शंकर 4, ये किस्मों के नाम है। इन किस्मों का प्रयोग करके अपन इस बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी को, इस जो जीवाणु संक्रमण है, नींबू का कैंकर रोग है, इसको रोक सकते हैं। और अगला पढ़ते हैं, लास्ट है रासायनिक प्रबंधन, और इसी के साथ ये आपके रोग है पूरा हो जाएगा। 3 ही रोग है, मैंने आपको कल ही कहा था लास्ट क्लास में कि इस चैप्टर में आपके 3 ही फलों में संक्रमित होने वाले रोग हैं। फिर ये चैप्टर पूरा है, छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके बाद जो आपके 6 और 7 चैप्टर ये थोड़े से बड़े हैं, इनमें तो थोड़ा समय लगेगा। जो लेकर 6 से लेकर 9 नंबर जो है वो पूरी एक यूनिट है। अब देखिए रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। तीसरे प्रकार का प्रबंधन जो है आपके रासायनिक प्रबंधन है। कि रासायनिक प्रबंधन क्या होता है, देखिए आप। तो रासायनिक प्रबंधन की बात करें कि पौधों पर क्या पाया जाता है, बोर्डो मिश्रण जो है इसका 1% व लाइम सल्फर का 0.2% का छिड़काव फल लगने के 3 माह की अवधि में करना चाहिए। कि भाई क्या करना चाहिए कि भाई पौधे पर बोर्डो मिश्रण कितना प्रतिशत, 1%, व लाइम सल्फर इसका कितना प्रतिशत, 0.2%। इसका क्या करना चाहिए कि भाई छिड़काव करना चाहिए कब, फल लगने के 3 माह की अवधि में करना चाहिए। कि फल लगने के 3 माह अवधि में करना चाहिए, में छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है आपके कि दूसरा प्रबंधन क्या है, स्टेप्टोसाइक्लिन। स्टेप्टोसाइक्लिन इसका 500 ppm प्रतिजैविक क्या है, एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, इसका छिड़काव करना चाहिए। प्रतिजैविक का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और 15 दिन के अंतर पर करके प्रबंध किया जाता है कि भाई 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। 15 दिन किया, फिर एक बार 15 दिन और करके इसका नियंत्रण किया जाता है। 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। स्टेप्टोसाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, 500 ppm होता है पार्ट पर मिलियन, मतलब 10⁶ कि भाई आपके 10 लाख ml ले रहे हैं तो उसमें 500 ml क्या होना चाहिए, स्टेप्टोसाइक्लिन होना चाहिए। ये हो गया आपके इसका छिड़काव रासायनिक प्रबंधन। ये हो गया पूरा नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार से अपन पढ़ा, इसका परिचय, लक्षण पढ़ लिया, रोगजनक पढ़ लिया, रोग चक्र पढ़ लिया, किस प्रकार से इसको रोका जाता है, सब बातों के ऊपर चर्चा कर ली। अब अपना अगला है रोग, उसकी बात करेंगे। अगला रोग है अपने अमरूद का मलानी रोग, विल्ट ऑफ गुआवा। अमरूद को इंग्लिश में कहा जाता है गुआवा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट दूसरा रोग जो आता है अपने वो है अमरूद का मलानी रोग। अमरूद का मलानी रोग क्या है, इसके बारे में देखिए जानकारी कि ये रोग अमरूद में लगने वाले रोगों में सबसे अधिक विनाशकारी है। सभी रोग विनाशकारी है, तो यह सबसे अधिक विनाशकारी रोग है। इस रोग को सर्वप्रथम 1938 में इलाहाबाद में देखा गया। तो सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो सर्वप्रथम इस रोग को 1938 में कहाँ, इलाहाबाद में देखा गया। कहाँ देखा गया ये रोग, इलाहाबाद के अंदर देखा गया।
पहली बात ये हो गया 1 नंबर का पॉइंट। ठीक है, और राजस्थान में अमरूद उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ये रोग पाया जाता है या रोग देखा जाता है। और अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अमरूद है कहाँ होते हैं, तो अजमेर ज़िले के पुष्कर के गन्हेड़ा क्षेत्र में इसका प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। तो अजमेर ज़िले के अपने पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अजमेर ज़िले के पुष्कर तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस है। पुष्कर के गन्हेड़ा क्षेत्र, ज़्यादा दूर नहीं है, अपने गन्हेड़ा क्षेत्र में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब देखिए, आप इसके बात करें, इसके लक्षण की बात करते हैं। देखिए, इसकी जानकारी इतनी देर की है कि ये विनाशकारी रोग है, अमरूद में फैलने वाले जितने रोग उसमें सबसे ज़्यादा विनाशकारी रोग यही है। और ये 1938 में सबसे पहले इलाहाबाद में देखा गया था, और अजमेर ज़िले के पुष्कर के गन्हेड़ा क्षेत्र के अंदर इसको देखा गया था। सबसे ज़्यादा इसका वहाँ पे प्रकोप देखा जाता है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि भाई ये अपने यही रोग फैला हुआ है। तो इसकी बात करते हैं, इसके लक्षण की बात करते हैं। देखिए आप इसमें लक्षण में देखिए कि रोगी पौधे की पत्तियां भूरी होकर मुरझा जाती है तथा तना बदरंग हो जाता है। तो पत्तियां कैसी हो जाती है, पहला पॉइंट कि वे पत्तियां भूरी हो जाती है और मुड़ जाती है। पत्तियां भूरी होकर मुड़ जाती है और जो आपके तथा तना बदरंग हो जाता है, तना का कलर चेंज हो जाता है, तना बदरंग हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सिंपल सा पॉइंट है। और कभी कभी एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है, कभी संक्रमण इतना गंभीर होता है कि पूर्ण तने को घेर लेता है और फलस्वरूप पौधा सूख जाता है। क्या होता है कि भाई कभी कभी देखा जाता है तने की जो है कि कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ की शाखाएं सूख जाती, एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है, एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है। कि भाई कभी ऐसा देखा गया तने के आपके पौधे की एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है और संक्रमण जब ज़्यादा फैल जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है, तो पूर्ण तने को घेर लेता है। कब, जब गंभीर संक्रमण होता है, गंभीर संक्रमण हो। तो गंभीर संक्रमण जब होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तने को पूर्ण घेर लेता है और साथ में क्या होता है कि तना पूरी तरह से गिर जाएगा। और साथ में क्या होगा इसमें कि वह तना पूरी तरह से गिर जाता है और साथ में क्या हो जाता है कि तना सूख जाता है, पौधा पूरा सूख जाता है, पौधा सूख जाता है। कब, जब संक्रमण तीव्र होता है। इसके आगे बात करें अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की, कि पौधे की सभी पत्तियां गिर जाती है और प्राय पौधा 1 वर्ष की अवधि में नष्ट हो जाता है। और संक्रमण जब ज़्यादा होता है तो पौधा सूख जाता है, पत्तियां भी क्या हो जाती है, आपकी पूरी तरह से पत्तियां गिर जाती है, पत्तियां गिर जाती है तथा पौधा जो है 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, 1 वर्ष में नष्ट हो जाता है। बाकी उम्र ज़्यादा होती है। उसके बाद में बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट्स की और इनके कि संक्रमित पौधे के विभिन्न भागों के कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देने लग जाता है। कैम्बियम आपको बताया जाइलम और फ्लोएम के मध्य पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि को रिप्रेजेंट करने वाली एक संरचना है। तो कैम्बियम क्या है कि वे कैम्बियम के क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देने लग जाता है। तो कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देने लगता है। भूरा रंग दिखाई देने लगता है। इसके बाद आप आगे बात कीजिए। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं और कि मर्दा के समीप वाले भाग में सेवन ऊतकों में कवक का संक्रमण दिखाई देता है। संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम, संवहन ऊतक कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो संवहन ऊतक जो मर्दा के पास है, मर्दा के पास उनमें क्या होता है, कवक संक्रमण, व्हाइट रंग के जाल दिखाई देने लग जाते हैं, कवक का संक्रमण दिखाई देने लग जाता है। किसके अंदर, कि जब संक्रमण क्या होता है, गंभीर होता है, उस कंडीशन की बात हो रही है। क्या हो गया, सेवन ऊतक मतलब क्या हो गया, जाइलम फ्लोएम। जिनको नहीं पता देख लीजिए, जाइलम फ्लोएम। और जाइलम जल और खनिज लवणों को परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है।
तो ये मृदा के पास जो होता है सेवन उत्तक वाले भाग होते हैं, इनमें क्या होता है, कवक संक्रमण देखा जाता है। और आगे देखिए, आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो वापस एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले अमरूद का मलानी रोग जो इलाहाबाद के अंदर 1938 में देखा गया। राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के पुष्कर के पास गनेडा क्षेत्र है, ये समझ लीजिए अभी जहाँ से मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, यहाँ बड़ी सी यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर ये आपके गनेडा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके अजमेर जिले के पुष्कर के पास जो गनेडा क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है आपके इस रोग का संक्रमण सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लक्षण क्या है, पत्तियाँ भूरी हो जाती है, मुरझा जाती है और तना बदरंग हो जाता है। संक्रमण और कभी कभी एक तरफ शाखाएं झुक जाती है और संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है तो तने को पूर्ण ले लेती है और पौधा सूख जाता है, पत्तियाँ गिर जाती है तथा 1 वर्ष में पौधा नष्ट हो जाता है। और कैम्बियम का क्षेत्र जो है वो भूरा रंग का दिखाई देने लगता है। कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में पाई जाने वाली एक संरचना है जो पादपोद्वितीय वृद्धि को रिप्रेजेंट करती है, जो पादपोद्वितीय वृद्धि करते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। और सेवन उत्तक जो है जाइलम फ्लोएम, ये मृदा के पास वाला भाग होता है, वो क्या हो जाता है, कवक संक्रमित हो जाता है। अब इसके आगे वो लक्षण है इसके, उसकी बात करते देखिए। सभी पॉइंट एक एक शब्द मैं आपके साथ ले रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब देखिए आप, कभी कभी क्या होता है कि छाल को हटाकर देखने पर, जब हम छाल को हटाकर देखते हैं तो भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। क्या होता है, छाल को हटाकर देखने पर, छाल को हटाकर देखने पर भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। कैसे रंग के, भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं, भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। और ये हो गया इसके महत्वपूर्ण लक्षण, सभी पढ़ लिए अपने। क्या क्या लक्षण दिखाते हैं, छाल को अपन हटा के देखें तो भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं, इसके मतलब ये बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया। इसके आगे बात करें अपन रोगजनक की, तो इसमें रोगजनक कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति और साइडाई, इसकी बात करेंगे अभी। क्या होता है रोगजनक, क्या है, फ्यूजेरियम रोगजनक याद करना कंपलसरी है, और कुछ एक दो छोड़ सकते हैं, रोगजनक नहीं छोड़ना है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति, कौन सी प्रजाति, साइडाई, पूरा याद करना आप, रोगजनक कौन सा है, ठीक है। अब इस रोगजनक की बात करते हैं। क्या है कि कवकजाल पट्टीय होता है, मतलब कवकजाल जो होता है, देखो कवकजाल बना हुआ है उसमें से लाइनिंग ऐसे बना हुआ तो ये पट्टी है, लाइनिंग बनी हुई है ऐसे कवकजाल में, तो क्या कहते हैं इसे, पट्टीय कवकजाल कहा जाता है। तो कवकजाल जो होता है वो आपके क्या होता है, पट्टीय होता है, अंतः व अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। मतलब ये क्या है, कवक संक्रमित है एक प्रकार। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति क्या कवक है, तो कवक के द्वारा होने वाला रोग है। तो क्या है, कवकजाल पट्टीय, अंतः व अंतरकोशिकीय, अंतर व अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का देखिए समझ लीजिए क्या होता है। अंतर व अंतर का मतलब होता है, एक होता है कोशिकाओं के बाहर, एक होता है कोशिकाओं के बीच, उसे कहा जाता है अंतर मतलब कोशिकाओं के बाहर, अंतर मतलब कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला संक्रमण होता है। तो ये 3 प्रकार के बीजाणु बनाता है। कौन कौन से बीजाणु बनाते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है लघु कोनिडियम, लघु कोनिडियम, और दूसरा होता है आपके गुरु कोनिडियम, और तीसरा होता है क्लेमाइडो बीजाणु, तीन बीजाणु के लघु कोनिडियम, गुरु कोनिडियम, क्लेमाइडो बीजाणु, ये 3 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। और मृदा में क्लेमाइडो बीजाणु काफ़ी वर्षों तक जीवित बने रहते हैं। किसमें सबसे ज़्यादा मृदा में कौन से जीवित रहते हैं, कौन सा ज़्यादा संक्रमण फैलाता है,
तो मृदा में क्लेमाइडो बीजाणु जो होते हैं, क्लेमाइडो बीजाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके काफ़ी वर्षों तक जीवित रहते हैं। काफ़ी वर्षों में बहुत ज़्यादा समय तक संक्रमण फैलाएंगे, काफ़ी वर्षों तक जीवित रहते हैं। और ये रोग क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में मरदोड बना रहता है, मृदा में रहता है। क्लेमाइडो बीजाणु शायद क्या होता है, मरदोड मृदा में रहता है, तो ये क्या है, मरदोड रोग है, मृदा से फैलने वाला रोग है, मरदोड रोग है। ठीक है। और ये अनुकूल अवस्था में क्या होते हैं, अंकुरित होकर संक्रमण फैलाते हैं। तो इनकी जब अनुकूल अवस्था होती है, इनका टेम्परेचर इनके हिसाब से होता है, आर्द्रता, नमी, वातावरण सब इसके अनुसार रहता है, तो ये अनुकूल अवस्था में क्या करते हैं, अंकुरित होकर, कौन, क्लेमाइडो बीजाणु अंकुरित होकर क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। अनुकूल अवस्था में अंकुरित होकर संक्रमण फैलाते हैं। इस अमरूद के अंदर ये मलानी रोग फैलाते हैं। ये हो गया भाई रोगजनक कौन सा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आपके प्रजाति सारडाई के द्वारा फैलता है। और ये कवक पट्टीय होते हैं। और क्या होते हैं आपके अंतर व अंत्यकोशी के दोनों प्रकार होते हैं। लघु कोनिड 3 प्रकार बीजाणु होते हैं, लघु कोनिडियम, गुरु कोनिडियम, क्लेमाइडो बीजाणु। क्लेमाइडो बीजाणु ही काफ़ी समय तक मृदा में जीवित रहते हैं और यही संक्रमण फैलाते हैं। अनुकूल अवस्था होने पर मरदोड रोग होता है, मृदा के द्वारा संक्रमण फैलता है। अब अपन इसके प्रबंधन की बात करते हैं। ठीक है, कि इसका प्रबंधन कैसे फैलता है, किसी को जो फैलता है इसको किस प्रकार से रोका जाता है। और प्रबंधन वही अपने तीनों प्रबंधन, शस्यीय, जैविक और रासायनिक प्रबंधन की बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे शस्यीय प्रबंधन की। तो सबसे पहला है आपके प्रबंधन पढ़ते हैं। अब छोटा चैप्टर, बड़ा नहीं, मैंने आपको पहले कहा था। कल की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपके शस्यीय प्रबंधन। देखिए शस्यीय प्रबंधन में क्या है कि रोगी वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, रोगी वृक्षों को जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। पहला कार्य भी, ये कोई रोगी पौधा दिख रहा है उसको उखाड़ो और जला दो। दूसरा पॉइंट्स क्या है शस्यीय प्रबंधन में कि पौधे रोग मुक्त नर्सरी से लेना चाहिए। ऐसी जगह से आप पौधे लाएं जो नर्सरी जो लगी हुई है, पौधा संग्रहालय जो लगा हुआ है वो रोगग्रस्त नहीं हो, संक्रमित नहीं हो। पौधे रोग मुक्त नर्सरी से लेना चाहिए। तो ये दो शस्यीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए कि रोगी वृक्ष जो है उनको जड़ से उखाड़ देना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, उनको जला देना चाहिए। और पौधे जो है वो रोग मुक्त नर्सरी से आपको लेना चाहिए ताकि संक्रमण नहीं फैले। तो ये आपको इसकी बात होगी। अब लास्ट पॉइंट आज डिस्कस करेंगे जैविक प्रबंधन, और बाकी जो है रासायनिक प्रबंधन रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई जैविक प्रबंधन क्या है, कौन कौन सी किस्में जो इसके लिए उपयोगी है। तो अमरूद की रोगरोधी किस्में कौन कौन सी है, देखो अपन इसमें पढ़ते हैं रोगरोधी किस्में जिससे ये रोग नहीं फैलता है। तो पहला है ढोलका सिंध, दूसरा है बनारसी, तीसरा है आपके नासिक, नेक्स्ट है सुप्रीम, इसके आगे है आपके लखनऊ 40, वाइट गवावा या वाइट अमरूद कह सकते हैं 6296, और अगली है क्लोन। किस्मों के नाम है जो वैज्ञानिकों के अनुसार दिए जाते हैं।
दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्लोन 3212 इत्यादि को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधी मूल वनस्पति के रूप में प्रयोग करनी चाहिए, ये मुख्य रूप से प्रयोग करनी चाहिए। प्रतिरोधी किस्में हैं जो आपके क्या करती है, अमरूद के जो मलानी रोग है इसको क्या करती है, इसके संक्रमण को कम करती है। तो वापस देख लीजिए, सस्य प्रबंधन हो गया आपके, जैविक प्रबंधन में ढोलका सिंध हो गया, बनारसी हो गया, नासिक हो गया, सुप्रीम हो गया, लखनऊ 40 हो गया, वाइट गवावा हो गया, और 6296 हो गया, और आपके क्लोन 3212 हो गया। तो ये आपके कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके द्वारा अपन इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।